इवेंट हो जाएगा। सर दूसरी मेजर चीज़ जो कंटेंट में देखी जाती है बच्चों, वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो कंटेंट कितना रीसेंट है। आप 10 साल पुराना कंटेंट या एविडेंसेस या फैक्ट्स एंड फिगर्स उठा के लिख रहे हो, या वही घिसी पिटी बातें कर रहे हो, या वाकई आपने 2024 में सीएसएस का ऐसे पास करने के लिए या 2025 में ऐसे पास करने के लिए कितना रिसर्च किया है, कितने रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं। मैं जब आपको ऐसे करवाऊंगी ना कोई भी टॉपिक, डेमोक्रेसी हो, जेंडर हो, टेक्नोलॉजी हो, अब इनके जितने भी थीम्स हैं उन सबको करवाने से पहले पहले इनके ऊपर पढ़ने के लिए दूंगी। कभी भी किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिखने से पहले इतना कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं जनरल जनरल लिख लेता हूँ इसके ऊपर। पहले कम से कम घंटा उसके ऊपर पढ़ो, देखो रिसेंट उसमें क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं उस टॉपिक में, उस इशू में, फिर उस पे लिखो। वो सब सिखाऊंगी। 25% आपका जो ऐसे है ना वो आपकी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। अब सबसे बड़ी मिथ है और सबसे बड़ी फजूल हरकत है जो बच्चे पेपर में करते हैं, क्या करते हैं वो, ज्यादातर डॉन न्यूज़पेपर वो तो सब पढ़ते हैं। अब बच्चों के दिमाग में ये फिट हो गया है, पता नहीं किसने डाला है, हालांकि एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि फेल होने की सबसे बड़ी वजह ये है, या तो बच्चे जरूरत से ज्यादा ही टफ इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, या जरूरत से ज्यादा ही आसान, इतने आसान कि जैसे 10th क्लास का बच्चा ऐसे लिख रहा है, और इतने मुश्किल के जैसे वो सीएसएस का नहीं कोई इंग्लिश लिटरेचर का पेपर दे रहे हैं। आपने बिल्कुल मॉडरेट लेवल की, एवरेज लेवल की इंग्लिश जो है उसको यूज़ करना है। आपको सिखाऊंगी कैसे। बहुत से बच्चे हैं, ये तकरीबन हर सेशन में बच्चे मुझे कहते हैं कि मैम इतने ज़्यादा वर्ड्स हैं, उनके इतने सिनोनिम्स हैं, वो कैब नहीं बिल्ड हो रही, नहीं याद होती। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि इसका इतना प्रेशर नहीं लो, जितना नेचुरल रहोगे ना उतना बेहतर है, और जितने फॉर्मल वर्ड्स यूज़ करोगे उतने ज़्यादा बेहतर है। वो कैसे करने हैं, क्या होते हैं, किस तरह से उन्हें करना है, वो सब इंशाल्लाह साथ साथ मैं आपकी प्रॉपर हेल्प करूंगी। क्योंकि इस सेशन में मेरा काम सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं होगा बेटा, मैंने स्ट्रक्चर समझाना है सारा, ए से लेके जी तक, और उसको मैंने टका के प्रैक्टिस करवाना है। लेक्चर सुन लेने से तुम लोग कहीं पे भी जाके सुन लो, कोई और प्लेटफॉर्म देख लो, 15-15 हज़ार ले रहे हैं, 20-20 ले रहे हैं, 25-25 ले रहे हैं, मिनिमम भी किसी की फी है तो 10,000 है। वो सिर्फ तुम लोगों को स्ट्रक्चर सुना देंगे और एक दो प्रैक्टिस करा देंगे, बस, इससे ज़्यादा नहीं। मैं तब तक अपने बच्चों की जान नहीं छोड़ती जब तक वो एक स्टेप को अच्छे से ना कर लें। इसीलिए मेरा कोई भी स्टूडेंट ऐसे फेल नहीं करता, प्रेसिस फेल नहीं करता, और मैं नॉन सीरियस को पढ़ाती भी नहीं हूँ, ये मेरी आदत है। मुझे 100+ बच्चों का मैसेज आया, मैंने ग्रुप में सिर्फ 25 को ऐड किया, बाकी को रखना भी गवारा नहीं किया। क्योंकि आप बेटा मेरा भी इमेज हो, ठीक है ना। तो जितना आप अपने गोल के साथ सिंसियर रहोगे उतना मुझे भी अच्छा लगेगा, मजा आएगा पढ़ाने में कि यार वाकई कैपेबल बच्चे हैं। उतना आपको भी मजा आएगा कि हाँ यार वाकई टीचर भी मेहनत करने वाला है। 20% बेटा स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर मेरा बच्चा मैं आपको बता दूं, ऐसे के अंदर थीसिस स्टेटमेंट लिखने का भी एक स्ट्रक्चर है। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, वो राय होती है आपकी कि भाई जो स्टेटमेंट आपकी आंखों के सामने आया है पेपर में, जिसके ऊपर आप ऐसे लिख रहे हो, आप उस स्टेटमेंट के हक में हो कि उसके खिलाफ हो, और ये देना बहुत जरूरी है। फिर जो स्टांस आप दे दोगे, जो थीसिस आप दे दोगे, जो राय आप दे दोगे, उसी को आपने एंड तक साबित करना है सबूतों समेत। अब इंट्रोडक्शन लिखने का भी एक स्ट्रक्चर है। तारीफ करते जाओ, डेफिनेशन लिखते जाओ, जनरली लिखते जाओ, फेल है। इंट्रो पढ़ के ही वो फेल कर देगा, वो अगला पैरा नहीं पढ़ेगा, उसे पता चल जाएगा इसको स्ट्रक्चर नहीं आता। और सबसे बड़ी वजह एग्जामिनर ने रिपोर्ट में यही लिखा है कि बच्चों की इंग्लिश बड़ी कमाल की होती है, पता होता है, पढ़ के पता चल रहा होता है कि यार इस बच्चे का बैकग्राउंड इंग्लिश का, ग्रामर मिस्टेक नहीं होती है, कंटेंट अच्छा होता है, पर स्ट्रक्चर ही नहीं होता, तो हम पास कैसे करें। और 15% बेटा कोहेरेंस है। अब आप जब आउटलाइन बनाते हो ना, तो जो आपने आउटलाइन बनाई होती है आप उसको पैराग्राफ वाइज आगे लिखते हो।
अपने ऐसे में विदाउट एनी हेडिंग। अब जब विदाउट एनी हेडिंग हमने पैराग्राफ्स को लिखना होता है ना, तो उनका एक सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए कि हर पैरा दूसरे पैरा से लिंक करे, लेकिन हर पैरा का आइडिया दूसरे पैरा में ना जाए। हर पैराग्राफ का आइडिया अपना अपना अलग होगा, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस ऐसा होगा कि वो अगले वाले पैराग्राफ से लिंक करेगा, जिससे ऐसे आपस में रेलिवेंट लगेगा, लिंक्ड रहेगा। दिस इज कॉल्ड कोहेरेंस। आपका एग्जामिनर हर साल रिपोर्ट बनाता है ऐसे में फेल होने की वजह की, और वो बार बार इन 4 चीजों को ही लिखता है। वो कहता है जिन बच्चों का कंटेंट अच्छा है उन बच्चों को स्ट्रक्चर नहीं आता, जिनका स्ट्रक्चर अच्छा है उनका कंटेंट ही नहीं, वो रिसर्च करके ही नहीं आए, कोई फैक्ट एंड फिगर ही नहीं, कुछ है ही नहीं। और जिनका सब कुछ बहुत अच्छा है उन्होंने ऐसे के अंदर कोहेरेंस नहीं रखी। तो ये सब चीजें कहाँ से आएंगी? डेली प्रैक्टिस से आएंगी, बार बार गलत लिखने से आएंगी। ये इंशाल्लाह इसी सेशन में करवाऊंगी मैं। यहाँ तक मेरे बच्चों को ऐसे की डिमांड समझ आ गई है ना, कि आपके एग्जामिनर को 100 नंबर के ऐसे में एक्चुअली आपसे चाहिए क्या है। अगर आपको बेटा ये समझ में आ गया है तो समझ लो 30% काम हो गया। जिसको सवाल समझ आ जाए वो बच्चा जवाब लिख सकता है। अब जब हमें पता है कि हमने काम किस चीज पे करना है, तो फिर ऐसे पास करना 30-40% काम इधर ही हो गया। बच्चे और टीचर्स दोनों मिलके जानबूझ के ऐसे को मुश्किल करते हैं। आपका एग्जामिनर तो रो रो के कहता है हर साल कि मैंने कब कहा है कि इतने मुश्किल मुश्किल लफ्ज लिखो इंग्लिश के जो मुझे भी समझना है, और मैंने ये भी कब कहा है कि इतना ही हल्का ले लो ऐसे को कि ऐसा लग रहा हो जैसे कोई 9वीं 10वीं का बच्चा ऐसे लिख रहा है। तो ना तो बेटा आपने अपने आप को नालायक दिखाना है वहां पे, और ना ही ओवर कॉन्फिडेंट होना है। याद रखना 90% में से 60% ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से फेल होते हैं कि हमें बड़ा आता है। अब मेन चीज के भाई 100 नंबर का ऐसे पूरा 100 नंबर का CSS PMS में क्यों डाल दिया? भला प्रेजेंट कॉम्पोजिशन के पेपर में कोई 30-20 नंबर का ये भी डाल देते, इसको 100 नंबर का क्यों रखा? अब गौर से मेरी बात सुनो। आप लोगों ने अगर पास पेपर्स देखे हों तो ऐसे किन टॉपिक्स पे आता है? आपके इश्यूज पे आता है, सोशल इश्यूज पे आता है, आपकी डेमोक्रेसी पे आता है, आपके जेंडर पे आता है, डोमेस्टिक अब्यूज़ और वुमेन हरासमेंट, ये सारी चीज़ें मेल और फीमेल में जो भी सोशल इंडिफरेंस है उस पे आता है। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे आता है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन पे आता है।